कहते हैं कि जब तानाशाही बहुत चरम पर होती है तो उसके बाद जो लोगों को उनका सुप्रीम लीडर कहता है वो लोग करने के लिए एकदम तैयार हो जाते हैं। अगर कोई भी अगर सुप्रीम लीडर बोल दे कि अगर उनके सामने उनको अपनी जान भी देनी पड़ जाए तो वो भी लोग देने को तैयार हो जाते हैं। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज मैं आपको ऐसी चीज के बारे में बताऊंगा, एक ऐसे फेमाइन के बारे में बताऊंगा जिसकी वजह से चीन में लाखों करोड़ों लोगों की जान चली गई। 3 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए। मतलब हालात ऐसे बन गए थे, लोग एक दूसरे को ही खाने लग गए थे। कोई एक दूसरे को मार मार के खाने लग गया था, पेड़ पौधे खाने लग गया, पेड़ पौधे खत्म हो गए तो जमीन पे से मिट्टियां खाने लग गया। इस तरीके के हालात बन गए थे। और ये सब क्यों हुआ? माओ जेडोंग की ग्रेट लीग फॉरवर्ड पॉलिसी की वजह से। तो माओ जेडोंग की ये ग्रेट लीग फॉरवर्ड पॉलिसी क्या थी, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये पूरा इसका एक्चुअल में क्या हुआ था, इसकी वजह से क्यों इतना बड़ा फेमाइन आ गया, और इसकी वजह से और इसका आखिर चाइना की इकोनॉमी पे क्या असर पड़ा, और इसके बाद आगे की क्या क्या परिणाम हुए। बहुत सारे लोगों की जाने गई थी इसमें। तो शुरुआत करने से पहले आप सबको बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को पूरा आखिरी तक देखा करें। तो देखिए, थोड़ा सा पहले चाइना की हिस्ट्री के बारे में जान लीजिए। तो देखिए, चाइना में सबसे पहले तो क्वीन डायनेस्टी आई थी। क्वीन डायनेस्टी के बाद फिर आगे चल के फिर उसके बाद अलग से किंग डायनेस्टी आई, और उसके बाद अलग अलग तरह के राजवंश हुए थे। राजवंश होने के बाद क्या हुआ था कि जब वहाँ पे भी अलग अलग जैसे राज्यों के में एक दूसरे के साथ वॉर चलता रहता था, आपस में कभी कुछ न कुछ लड़ाइयाँ चलती रहती थी। तो इसकी वजह से क्या होता था कि कोई डायनेस्टी जो भी थी, जो भी राजवंश हुआ करते थे, वो सही से नहीं बैठ पाते थे, मतलब सही से एक साथ नहीं रह पाते थे। तो इसकी वजह से कितनी बार सिविल वॉर जैसी कंडीशन आ गई। मिंग डायनेस्टी आई 1346 में, 1394 ईस्वी में, सॉरी 1394 में, और फिर वो 1644 तक ये मिंग डायनेस्टी चली। और फिर जब ये मिंग डायनेस्टी चली तो उसके बाद हुआ क्या, जब ये जो मिंग डायनेस्टी थी यहाँ से ये जो मिंग डायनेस्टी थी, मिंग डायनेस्टी करते करते फिर उसके बाद आगे चल के उसके बाद सिविल वॉर छिड़ गया यहाँ पे चाइना में। सिविल वॉर छिड़ा तो उसके बाद सारी चीजें चल रही थी। कम्युनिस्ट पार्टी और चियांग काइशेक की जो पार्टी थी पहले, फिर उसके बाद सन यान सेन आए थे। सन यान सेन ने यहाँ पे है ना कई सारे मॉडल दिए थे कि क्या होना चाहिए देश के बात को, देश में कितने तरह की चीजें होनी चाहिए, उन्होंने पूरा मॉडल दिया था। 1912 तक ये सब चलता रहा, सन यान सेन का राज चला। फिर उसके बाद वापस से सिविल वॉर शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया। वर्ल्ड वॉर 2 जब शुरू हुआ तो उस समय क्या हुआ, जो वर्ल्ड वॉर 2 के तहत क्या हुआ था कि जितने भी ये थे, सेकेंड साइनो जापानीज वॉर शुरू हो गया। रेप ऑफ नैंकिंग आप सब जानते हैं, नैंकिंग मैसेकर, जो मैसेकर हुआ था, नैंकिंग में हत्याकांड किया गया था, वो हुआ था। फिर उसके बाद आगे चल के क्या हुआ कि धीरे धीरे करके जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सारी कंट्री इधर उधर हो गई। और 1949 में फिर उसके बाद क्या हुआ कि दोनों के बीच में चल ही रहा था, तो दोनों में जंग कर, चियांग काइशेक की जो केएमटी और माओ जेडोंग की कम्युनिस्ट पार्टी, दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी, सिविल वॉर हो गया था। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि 1949 में क्या होता है कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हो जाती है। माओ जेडोंग जो है वो लाल झंडा तियानानमेन स्क्वायर से फहरा देता है, कि वहां से बता दे, वहां से तियानानमेन स्क्वायर से फहरा देता है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि फिर इस तरह से चाइना बन जाता है, चाइना एक तरह से रिकॉग्नाइज हो जाता है। तो ये हो गई चाइना की हिस्ट्री। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ था कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तो दो चीजें थी ना, डेमोक्रेसी यानी कि यूएसए, और कम्युनिज्म यानी कि यूएसएसआर। तो चाइना कम्युनिज्म के आधार पे बना हुआ था। तो जब कम्युनिज्म के आधार पर बना था तो उस समय क्या हुआ, सबसे पहले राष्ट्रपति जो बना वहां का वो था माओ जेडोंग। माओ जेडोंग जब आया तो उसके बाद क्या हुआ कि उसने कई सारी पॉलिसीज अपनानी शुरू कर दी। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या किया कि उसने ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी अपना दी। ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी तो क्या थी, इस पॉलिसी के तहत मान लीजिए जैसे आपके अगर गाँव में लोगों को यहाँ पे खत्म करना शुरू कर दिया, गांव में लोगों को जब यहाँ पे मारना शुरू कर दिया, कोई अगर कम्युनिज्म के खिलाफ बोल रहा है तो उसके खिलाफ मतलब बोलना शुरू बंद कर दो, मतलब उसको कोई पकड़ के जेल में डाल दिया। फिर उसके बाद जो प्रॉपर जो जैसे इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी चीज़ें काफ़ी वो खराब होने लग गई, जीडीपी में गिरावट आने लग गई, ऐसे ऐसे रिफॉर्म्स चला दिए।
फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब ये सारी चीज़ें चल रही थी तो इसी बीच माओ जेडोंग की एक और पॉलिसी आई थी, द ग्रेट लीग फॉरवर्ड पॉलिसी। ग्रेट लीग फॉरवर्ड पॉलिसी जो थी, ये पॉलिसी के तहत क्या होता था, पॉलिसी, ये जो पॉलिसी थी इसके तहत ऐसे होता था कि जितने भी जो भी मतलब मान लीजिए जैसे आपके पास अगर कोई प्रॉपर्टी है या कोई भी जमीन है, सरकार अगर बोल देती है कल को आके कि हाँ ये चीज ये हमारी है और ये हम आगे से इसको कंट्रोल करेंगे, तो आपको देना पड़ेगा। तो ये चीज शुरू हो गई थी यहाँ से। अब देखिए ये चीज जब शुरू हो गई तो उसके बाद हुआ क्या कि इसकी वजह से क्या हुआ कि अब जैसे सरकार बोल देगी कि आपको इतने क्विंटल गेहूं उगाना है तो आपको उगाना पड़ेगा। मतलब पूरी तरह से एक तरह से वो सरकार की तानाशाही ही होती है एक तरह से अगर देखा जाए तो यही वाली सिचुएशन आ गई थी उस समय चाइना में। तब उसके बाद क्या हुआ कि जब ये सारी चीजें चल रही थी तो इसी बीच क्या हुआ कि इसी बीच क्या हुआ, कई सारे लोगों की है ना जमीनें छीन ली गई। इसी वजह से गांव में लोगों को मारा पीटा गया, उनके घर ले लिए गए, उनकी जितनी भी संपत्तियां थी सब जब्त कर ली गई, सरकारों ने अपने कंट्रोल में ले लिया और सरकार ने बोला कि अब से जो कुछ भी होगा सब हमारे कंट्रोल में ही होगा, जो भी अगर इसके बीच आएगा। अब देखिए फिर इसके बाद हुआ क्या, अब जैसे ये सारी चीजें करते करते जब ये सब चीजें हो रही थी तो फिर उसके बाद लोग इससे परेशान होने लग गए। अगर मान लीजिए अगर इसमें ऐसा था ना कि अगर कोई भी अगर मान लो अगर जमीन अगर नहीं देता है, जमीन अगर नहीं देता है तो उसको पहले तो अगर अच्छे से अगर उसने दे दी तो ठीक है, नहीं दी जाती थी तो उसको बहुत कठोर से कठोर सजाएं देने लग गए थे कि है ना, बहुत है ना उनको मारने लग गए थे इधर उधर। अब फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे खेती को छोड़ के यहाँ पे ना स्टील बनाने का सबसे ज्यादा स्टील मैन्युफैक्चर का आदेश दे दिया माओ जेडोंग ने। फिर उसके बाद दूसरा इसमें ये था कि है ना जितने भी जो भी कुछ सामान है यहाँ पे खेती बाड़ी का, अब यहाँ पे मान लीजिए जो भी है ना किसान खेती बाड़ी करते हैं या जो भी चीजें करते हैं तो उसको लेके किसानों का यहाँ पे आदेश, यहाँ पे माओ जेडोंग का सीधा सीधा मानना था कि ऐसा करने से अच्छा है कि जितने भी खेती है सब स्टील उगाओ। लोगों ने फिर अपने घरों में खेती करनी बंद कर दी और इसके बाद आगे चल के स्टील उगाने शुरू कर दिए। अब जब लोगों ने स्टील उगाना शुरू किया तो इसके बाद क्या हुआ कि इसकी वजह से स्टील उगाने की वजह से सब जगह खेती पे फसलों को नुकसान होने लग गया बहुत सारी। देखिए बहुत सारी पॉलिसीज है, अभी आप रुकिए एक एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में हुआ क्या है। तो देखिए उसके बाद क्या हुआ कि ये सारी जो पॉलिसीज के तहत ये सब जितनी भी पॉलिसीज थी ये आगे चल के नुकसान कर गई। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब ये नुकसान की तो फिर उसके बाद माओ जेडोंग ने क्या किया कि इन सबको है ना इन सबको छोड़ने के लिए क्या किया कि कुछ किया नहीं, उनको लगा कि सब सही है। तो ऐसे करके काफी ज्यादा इस फसलें लोगों के सब्जियां मिलने बंद हो गई, अनाज उगने बंद हो गए, ये सारी चीजें हो गई। फिर दूसरी एक और पॉलिसी थी, एक और यहाँ पे था, जितने भी जैसे मच्छर मक्खी चूहे और स्पेरेट, ये चार पक्षी या चार जितने भी जानवर थे, इन्होंने एक नया कैंपेन चलाया था। ये जो कैंपेन चलाया था इस कैंपेन के तहत क्या हुआ था कि जितने भी जानवर थे या जो भी थे सबको पकड़ पकड़ के मारो, और पकड़ के इतना मारो, मतलब इनको क्या लगता था ना कि जानवर जो होते हैं ये सब बीमारियों का घर होते हैं, माओ जेडोंग को ऐसा लगता था। तो इसने क्या किया था कि ग्रेट लीग फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत ही क्या किया कि यहाँ पे ये नया रूल ला दिया कि जितने भी जानवर या पक्षी जैसे गौरैया जैसे जो पक्षी हैं अगर वो दिखें तो उनको मारना शुरू कर दो। जब भी है ना ऐसा होगा कि लोगों को मारना शुरू करोगे तो इन जानवरों में से क्या होगा, जितने भी जो भी जानवर हैं जीव जंतु है उनको अगर अगर मान लो अगर उनके पास अगर कुछ नहीं है तो वो फिर वही बात है। अब जैसे जानवर क्या करते हैं ना, जो फसलें जो उगती है ना उनको खराब होने से बचाते हैं, जो बड़ी बड़ी जो फसलें होती है जो अपन लोग खाते हैं या जो भी है इन सबको खत्म होने से या खराब होने से बचाते हैं। तो इन जानवरों को ही अगर मार दोगे तो सारी फसलें खराब हो जाएगी। तो जानवर ये इतने बड़े कैंपेन की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे नुकसान होना तो फिर लाजमी ही था एक तरह से। जब फिर यहाँ पे नुकसान हुआ इतना बड़ा तो इसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट ने बोला कि ऐसे तो नहीं चलेगा फिर, क्योंकि अगर इस तरीके से अगर चलता रहा तो फिर होता ही रह जाएगा। क्योंकि सरकारों को ऐसा लगने लगा था कि इससे तो बहुत सारा नुकसान हो जाएगा, बहुत सारे लोग मार दिए जाएंगे। तो फिर उन्होंने, और इसमें क्या हुआ कि और 1959 आते आते क्या हुआ कि हाथ से सब निकलने लग गया। क्योंकि लोगों ने देखो क्या किया था कि सबसे बड़ी चीज क्या हुआ, खेती करनी बंद कर दी थी, खेती करनी बंद कर दी थी और यहाँ पे सब स्टील उगाने शुरू कर दिए थे। और जब लोगों ने यहाँ पे स्टील उगाना शुरू किया
तो इसकी वजह से क्या हुआ, जितनी भी जो फसलें थी वो सब नहीं होगी। फसलें नहीं होगी तो इसकी वजह से क्या होगा, फसलें नहीं उगने की वजह से फिर है ना लोगों को नुकसान होगा सबसे ज़्यादा। लोगों को लगेगा कि हमारे कल्चर के खिलाफ जा रही है सारी चीज़ें। फिर अब उनके पास कुछ खाने पीने को नहीं रहेगा क्योंकि सब्जियां नहीं उगेगी। तो इस वजह से क्या हुआ कि अब फेमाइन क्रिएट हो गया। अब जब ये फेमाइन क्रिएट हुआ तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। नुकसान कैसे हुआ, बहुत सारे लोगों को इसमें अपनी जान गंवानी पड़ गई। जान क्यों गंवानी पड़ गई, देखिए सबसे बड़ी चीज़, आपके पास कुछ खाने पीने को नहीं, खाने पीने को नहीं, रोटी तक के लिए कुछ नहीं था करने के लिए, रोटी खाने के लिए, रोटी खाने के लिए नहीं था। फिर उसके बाद सब्जियां जो उगती थी वो बंद हो गई। जितने भी थे, जो भी खाने पीने का सामान था सब आने ही बंद हो गया खेती की नहीं होने की वजह से। खेतों में सब सूखा पड़ने लग गया, तो सब खत्म होने लग गया, तो लोगों की हालत खराब हो गई थी। अब जैसे खराब हो गई थी तो फिर इसके बाद क्या हुआ कि इसकी वजह से कई लोगों को है ना इसमें तबीयत खराब हो गई, बहुत लोगों की भूख नहीं होने की वजह से जो जिसको कुपोषित हो जाता है, छोटे बच्चे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, वो हो गए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब मतलब लोग है ना खाने के लिए इधर उधर ढूंढ रहे थे, सड़कों पे दौड़ रहे थे कि यहाँ पे जितना भी जो भी हो रहा है ये सब गलत है, इसको सही करना चाहिए। तो ऐसे करके लोग सड़कों पे आ गए, लेकिन उसके बाद भी सरकार सुनने को तैयार नहीं थी, क्योंकि सरकार को लग रहा था तब तक कि कवर हो जाएगा, लेकिन तब तक भी ऐसा कोई कवर ववर नहीं हुआ कोई ऐसा। और इसके बाद फिर आगे चल के इसमें दिक्कतें आनी शुरू हो गई। अब 1959 और 1960 आते आते इस हालात ऐसे बिगड़ गए थे कि लोग एक दूसरे को मार के खाने लग गए थे। सोचिए, मतलब इंसान को एक दिन के खाने की कीमत इतनी, मतलब सोचिए आज के टाइम पे तो जो गरीब लोग होते होंगे या जिनको खाना नहीं मिलता होगा, कभी उनके बारे में सोच के देखिए कि वो क्या, मतलब वो कैसे रहते होंगे। एक दिन भूखा अगर इंसान कोई रह जाए तो उसकी तबीयत खराब होने लगती है, उल्टी जैसा लगता है, ये सारी चीज़ें भी होती है। तो यही चीज़ होने लगी थी। तो अब इसी को देखते हुए क्या हुआ था, लोग इंसानों को मार के खाने लग गए। मतलब बहुत सारे पेरेंट्स ने ऐसे बच्चों को मार के खाने लग गए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जितने भी बच्चे थे उनको मार के खाने लग गए। फिर उसके बाद बहुत सारे लोगों ने पेड़ पौधे खाने शुरू कर दिए, पेड़ पौधे खाने शुरू कर दिए। और उसके बाद जब पेड़ पौधे खत्म हो गए तो उसके बाद लोगों ने जमीन में से मिट्टी उठा उठा के खानी शुरू कर दी। सोचिए उससे तो और कितने बीमार पड़े होंगे लोग भूख नहीं होने की वजह से। अब 1958 से 1962 तक चला एक तरह से ये फेमाइन। अब इसकी वजह से पहले सरकार को लगा कि है ना सब कुछ हो जाएगा, फिर बाद में फिर कम्युनिस्ट पार्टी में भी इसके हालात खराब होने लग गए। कम्युनिस्ट पार्टी में भी लोग बोलने लगे कि आप यहाँ से निकल जाओ, हमारी पार्टी छोड़ दो। क्योंकि फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब कम्युनिस्ट पार्टी को भी समझ में आ गया था ये माओ जेडोंग है ना बहुत चालाक आदमी है, माओ जेडोंग के है ना अपने आगे किसी की चलने देता नहीं है। और इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने फिर कम्युनिस्ट पार्टी से जब ये निकले, तो कम्युनिस्ट पार्टी से निकलने के बाद ये माओ जेडोंग ने फिर कल्चरल रेवोल्यूशन शुरू कर दिया। कल्चरल रेवोल्यूशन शुरू कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि जो कल्चरल रेवोल्यूशन शुरू हुआ तो उसमें क्या हुआ कि जो भी थे, जितने भी कल्चरल रेवोल्यूशन में जो उनको लग रहा था कि जितने भी जो पॉलिटिकल पार्टी जो ये हमारे खिलाफ कर रही है कैंपेनिंग, वो हमारे जो भी है वो सब हमारे खिलाफ जा रहा है। और इसके वजह से क्या हुआ, लोगों को मारा जाने लगा, बहुत नुकसान हुआ इसकी वजह से। बहुत सारे पर्चेज होने लगी थी, लोगों को भगा भगा के मारते थे। जो समय लुई शॉकवी और डेंग जियाओपिंग आए थे ना, वो भी इसके बाद डेंग जियाओपिंग जो माओ जेडोंग के बाद राष्ट्रपति बने, वो भी मारे जाते इसमें। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब वो भी मारे जाते और उसके बाद, लेकिन वो तो बच गए थे। लेकिन अब उसके बाद क्या हुआ कि पार्टी से निकाल दिया गया, पता ही था कि उनको ये खराब होगा। तो फिर इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा है ना नुकसान होने लग गया फिर इसकी वजह से। और 1962 और आज भी 1962 आते आते रूस का थोड़ा प्रभाव पड़ा, तो उसके बाद थोड़ी मदद आनी शुरू हुई, तब जाके है ना ये भूखमरी से लोगों को छुटकारा मिला। और देखिए, और आज आपको सबसे बड़ी बात बता दूं कि चाइना की स्कूल्स में है ना ये भूखमरी के बारे में है ना इसको कोई है ना बहुत बड़ी फेमाइन नहीं बताया जाता है, इसको एक प्राकृतिक आपदा बताया जाता है, नेचुरल डिजास्टर के बारे में बताया जाता है बच्चों को। सोचिए वहाँ के लोगों को ही नहीं पता आज के ज़माने में कि इतना बड़ा फेमाइन आया था यहाँ पे। और इसके बाद क्या हुआ कि फिर जब माओ जेडोंग की डेथ हुई 1976 में, जब डेंग जियाओपिंग आए, तो डेंग जियाओपिंग ने क्या किया, साइंस एंड टेक में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया, बहुत सारी चीज़ें की, तब जाके फिर है ना आज का चाइना चाइना बना था। तो देखिए चाइना की ये वाली इस हालत है।
वरना आप देखिए अगर डेंग जियाओपिंग नहीं आते तो एक तरह से तो अच्छा ही होता, क्योंकि अगर चाइना फिर जो आज के ज़माने में दादागिरी दिखाता है इतनी, वो शायद नहीं करता, फिर वो इतनी दादागिरी नहीं दिखाता लोगों के ऊपर, फिर है ना अपने आप से फिर आज तो दुनिया के सामने वो इतना अपने पैसे फेंकता है या जो भी करता है वो ये सारी चीज़ें तो नहीं करता फिर। तो ये सारी चीज़ें थी। अब उसके बाद क्या हुआ, डेंग जियाओपिंग आए और उसके बाद और किसी की हिम्मत भी नहीं होती है चीन की आंख में आंख डाल के बोलने की, इतना अमीर देश है, पैसे के नाम पे लोगों को फंसा देता है, खरीद लेता है, और फिर है ना उनसे फिर है ना आगे चल के उन्हीं को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। अब आपने पाकिस्तान का देखा होगा या और भी जितने भी देश है, कुछ देशों के साथ ये करता है ऐसे कई देश, और आज भी अभी भी करता आ रही है। तो ये था ग्रेट चाइनीज फेमाइन के बारे में। आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि जितना भी जो भी आपको आपको मैं वीडियो भेजता हूँ ताकि मैं जो भी वीडियो डालता हूँ वीडियो को पूरा तक देखा करिए, ताकि उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और वीडियो के बारे में आपको पता चले, ताकि नॉलेज मिले। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, कल किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।